Hello, my dear students. Welcome you once again on the YouTube channel अंग्रेजी एकेडमी. डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा. सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो पैसेज में से है. ये जो पैसेज है वो एक वर्क के बारे में है कि वर्क है वो कैसे डिवाइड किया गया है. ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन 1 to 1 अपन डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हेल्पफुल होगा. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ द सेकंड पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के अंदर जो थर्ड सेंटेंस है, तो थर्ड सेंटेंस देखो ये यहाँ पे है, ये सो नाउ ए डेज ऑल वर्क इज डिवाइडेड. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सो नाउ ए डेज ऑल वर्क. द वर्ड सो इंडिकेट, ये जो इंडिकेट क्या इंडिकेट कर रहा है, सो जो शब्द है, तो देखो आप हमेशा ध्यान रखना, सो होता है एक कंजक्शन होता कि नहीं होता. तो सो जो हमेशा क्या शो करेगा, जैसे कि एक सेंटेंस बोलूँगा मैं और उस सेंटेंस पे आपको ध्यान रखना है. जैसे कि आई वॉज इल सो आई कुडंट अटेंड द क्लास. सो इसका मतलब कारण शो कर रहा है भाई. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ ए कोज, कोज के लिए. इसका इफेक्ट क्या है, कोज के लिए. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा. समझ आया आपको. अगला करें कि द वर्ड हावेवर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड पैराग्राफ इंडिकेट. हावेवर, ये हावेवर जो शब्द है इसका मतलब क्या हुआ, यद्यपि. ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये हमेशा इंडिकेट कर रहा है ओपोजिट. हमेशा ओपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज़ होती है. हावेवर हार्ड, आप सुनते हो ना, दोनों जो दो क्लोज होंगी वो एक दूसरे की क्या होगी, ओपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि एन आइडिया इन द ओपोजिट डायरेक्शन, ये होगा. होएवर, जैसे कि ही इज रिच होएवर ही डोनेटेड मनी, सॉरी ही इज पुअर होएवर ही डोनेटेड मनी. वह पुअर है फिर भी उसने मनी को डोनेट किया. ठीक है, तो दोनों आइडिया क्या हो गया, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ऑपोजिट हो गया. इस वजह से होएवर जो शब्द है वो क्या शो कर रहा है, एक आइडिया जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला हो. राइट. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. देखिए आपको एक यही तो चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करती हैं. यहाँ पे कह रहा है कि ऑल वर्क, ऑल जो होता है ऑल वो हमेशा प्लूरल के लिए आता है, ठीक है, बट सिंगुलर के लिए भी आता है. यहाँ पे ऑल को देख के हम प्लूरल नहीं कर सकते. यहाँ पे वर्क जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग करेंगे. यहाँ पे ये वर्ब फॉर्म पूछा है वो पैसिव में पूछी है. तो भाई ऑल मैन, ये तो ठीक है भाई, पैसिव में पूछे तो पैसिव में तो चार ऑप्शन क्या है, पैसिव में ही है, देखो सारे के सारे. ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ देखनी है, यहाँ WOR की वर्क जो है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है. अगर WO, देखिए कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो, जैसे कि मैंने कहा कि बुक्स, तो बुक इसका सिंगुलर से प्लूरल बन गया. ठीक है, मनी है, इसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता. ठीक है ना. वैसे ही वर्क होता है, वर्क कार्य, कार्य क्या होता है, अगर इसके आगे एस लग गया, ठीक है, एस लग गया तो ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया. अदरवाइज ये क्या बन गया, अनकाउंटेबल बन गया, ये वाला वर्क. तो यहाँ पे ऑल वर्क. अब अनकाउंटेबल जो नाउन होती है उसके साथ में क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी. इसका मतलब ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, और यहाँ पे ये पैसिव में नहीं है. ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया. ठीक है, ऑल वर्क वॉज डन बाई ऑल मैन. तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द अबोव पैसेज. तो ये जो पैसेज है, ठीक है, इस पैसेज का टाइटल क्या है. देखो इस पैसेज के अंदर आप जब भी देखोगे तो इसके अंदर जो है काम जो है ना, वर्क जो है, ऑल टाइप ऑफ वर्क है. इसमें अलग अलग आदमी अपना अपना अलग अलग तरीके से काम करता है. जैसे कि फर्नीचर वाला जो है वो फर्नीचर का काम करता है. ठीक है, बिल्डिंग को बिल्ड करने वाला बिल्डिंग हाउस को बिल्ड करता है, ये अलग अलग कर रहा है. ठीक है ना. इसका मतलब जो लास्ट लाइन जो है ना इस पैसेज की, वो क्या कर रहा है कि वर्क डिवाइडेड अमंग डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों में अलग अलग काम को बांट रखा है, यानी कि वह डिवाइडेशन की बात कर रहा है. ठीक है, इसका मतलब ये इसका जो टाइटल पूछा है इसने, ये टाइटल इसने क्या पूछा है कि जो काम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लेबर. काम को क्या बोलेंगे, लेबर. और लेबर का क्या हो गया इसमें, डिवीजन, यानी कि श्रम जो है ना उसका डिवीजन, उसका बंटवारा, उसका विभाजन, ये इसका क्या हो गया,
डिवीजन ऑफ लेबर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट कह रहा है इसमें, द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज इज ऑफ द ओपिनियन दैट द वे पीपल वर्क थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो वॉज। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पहले इसमें लोग काम करते थे, देखो पहले में आज में क्या फ़र्क है। आज आदमी जो काम करेगा ना वो स्मार्ट वर्क करेगा, और इस जो पैसेज है उसमें यही बात दे रखी है कि जो पहले लोग जो थे ना वो अपनी ताकत के बल पे काम करते थे, वो स्मार्ट वर्क नहीं करते थे। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो इस पैसेज के अंदर ऑथर जो होता है ना उसकी राय यही होती है कि पीपल जो थे ना थाउजेंड्स ईयर्स पहले पहले की बात थी, उनका जो काम था वो क्या नहीं था, इफ़िशियंट नहीं था। उनका काम क्या नहीं था, इफ़िशियंट नहीं था। यानी कि आज आदमी क्या करेगा, बहुत ही इफ़िशियंट वर्क करेगा, बट उस समय नहीं था। तो ये कहना चाह रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पोएम में लिया गया है इसमें। तो पोएम में ये बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें डाल रखी है पोएम। तो अपन सीधे क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हु हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द अबोव पोएम। पोएम के अंदर पर्सोनिफाइड, देखिए सबसे पहले आप ये देखो कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन नहीं होता कि कोई भी थिंग्स होती है, कोई लाइफलेस थिंग्स होती है ना, उसको क्या बना के करते हैं, उसको सजीव चित्रण बना के, सजीव बोलेंगे। जैसे कि द अर्थ, यहाँ पे अर्थ जो है ना, अर्थ क्या करती है, ब्रिंग्स अप, पालन पोषण करती है, पृथ्वी पालन पोषण करती है। मान लीजिए मैंने ये लाइन बोली, तो यहाँ पे द अर्थ का मतलब पृथ्वी तो ना करती है, लेकिन पृथ्वी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके दम पे हम हमारे जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह से ये द अर्थ क्या हो गया, पर्सोनिफाइड हो गया। तो वैसे ही इसके अंदर देयर आर द एटम बट हेयर द एटम मेलनकली ड्वेल्स, यहाँ पे जो एटम है वो बहुत ही उदासीन रूप से विराजमान है। यानी कि एटम जो है वो बहुत ही उदासीन रूप से विराजमान है। तो ये लाइन जो है ना, इसके अंदर इसको क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है। भाई एटम जो होती है, बसंत ऋतु जो होती है, वो विराजमान थोड़ा ना होती है। तो इस तरह से उसको विराजमान शो किया गया है, इसमें दिखाया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो एटम है वो क्या हो गया, पर्सोनिफाइड हो गया। ठीक है ना, इसको पर्सोनिफाइड किया गया है। उसके बाद में कह रहा है 67 का, इन द अबोव पोएम लाइन 2 राइम विद लाइन्स 2 जो लाइन है, देखो राइमिंग क्या होता है, राइमिंग ये होता है कि आपका जो साउंड जो है, जो प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो लाइन 2 है उसमें ये करा कि ग्रेन, तो यहाँ पे 1 2 लाइन है, वो 3 4 5 लाइन से क्या है, राइमिंग कर रही है। ग्रेन मैन, ठीक है ना, सेल्स ड्वेल्स, स्पेल्स, फिर क्या आ गया यहाँ पे, ये जो मैन है, फिर क्या आ गया, ग्रेन मैन प्लेन, ठीक है, अलोन स्टोन। तो यहाँ पे ये वाली लाइन इससे राइम कर रही है, ये वाली लाइन इससे राइम कर रही है, इससे राइम कर रही है। तो राइमिंग का मतलब ये हो गया साउंड का मिलना। समझ आया क्या आपको, राइमिंग का मतलब क्या हो गया, किसी भी एक लाइन का जो अंतिम वर्ड है, राइमिंग स्कीम जिसको अपन बोलेंगे, राइमिंग जिसको अपन बोलेंगे, तुकबंदी जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉड हॉट, देखो ये इससे हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि सेकंड लाइन जो है ना वो किससे राइम कर रही है। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 लाइन है वो, 3 4 5 से कर रही है। तो देखिए आज चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि इन द बुक पोएम लाइन सेकंड राइमिंग किससे करेगी, 5, देखो 5 और यहाँ पर देखा ना, ये क्या हो गया, 2 3 4 5 और उसके बाद में 6 7 और 8, ठीक है ना, 5 से और 8 से। तो देखो देखो आंसर कहाँ पे है इसमें, 5 और 8 वाला, देखते हैं 5 और 8 वाला आंसर हो गया डी। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। समझ आ गया आपको। दे आर गार्नर्स विद राइप ग्रेन, लाइन 2 कंटेन एन एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल जो है इसका वो किस रूप में है, ठीक है ना, यानी कि देयर गार्नर्स, ये किस का एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया, जी, ठीक है ना, गार्नर गार्नर जी आ रहा ना, इसका मतलब क्या हो गया, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। और रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो उसको क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन बोलेंगे। समझ रहे ना, एलिट्रेशन क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। सिमिली क्या होता है, लाइक और एज। देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, हमेशा ध्यान रखना।
ये क्वेश्चन कंफर्म आने हैं, 100% क्वेश्चन आने हैं आपकी एग्जाम में, समझ गया। सिमिली क्या होता है? सिमिली होता है जिसमें एज या फिर लाइक जैसा शब्द आए, ठीक है ना। जैसे कि मोहन इज लाइक ए लॉयन, मोहन है वो किसके समान है? लॉयन के समान है। तो इसमें लाइक आया। देखिए एक चीज और नई चीज बताऊं इसमें आपको मैं, यहाँ पे एक नाउन का तुलना दूसरे नाउन की तुलना जब होगी तो दोनों ऑपोजिट होनी चाहिए, यानी कि सेम कास्ट की नहीं होनी चाहिए, एक जाति एक प्रजाति की नहीं होनी चाहिए। मनुष्य की तुलना मनुष्य से होगी ना तो वह सिमिली नहीं कहलाएगा, ये ध्यान रखना। एक चीज कैसे? यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में होने चाहिए। जैसे कि लोयन की तुलना राहुल से की गया, राहुल इज एज ए लोयन, या फिर राहुल है वो एक लोयन के समान है। तो यहाँ एज ए लोयन इसका मतलब राहुल ह्यूमन बीइंग है और ये क्या है? एनिमल बीइंग है। तो दोनों की तुलना की गई है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? लाइक और एज आएगा, ये ध्यान रखना। और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। एक चीज सिमिली समझ आ गया। अब आता आपका मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है? इम्प्लाइड सिमिली होता है, ये छुपी हुई जिसको अपन बोलेंगे। जैसे मैंने बोला था ना कि राहुल वॉज ए लॉयन, राहुल वॉज ए लॉयन इन द बैटल, युद्ध में क्या था? लॉयन था। तो लॉयन थोड़ा ना था, लॉयन के जैसा था। तो ये इम्प्लाइड सिमिली हो गया, समझ आया क्या भाई? मेटाफर तो क्या हो गया? सिमिली है दूसरा, बट इसमें एज या फिर लाइक ऐसे शब्द आएंगे। और इसमें सीधा आएगा, जैसे रोहित वॉज एज ए लॉयन इन द बैटल, ठीक है। तो इसमें एज आ गया। और रोहित वॉज ए लॉयन इन द बैटल, तो दोनों देखो सेम है सेंटेंस, बट उसमें एज नहीं आया और उसमें हमें समझना पड़ा कि वह क्या है? लोयन था। इसका मतलब वह लोयन की तरह लड़ा, शेर की तरह वह लड़ा। तो वो क्या हो गया? मेटाफर हो गया। और पर्सोनिफिकेशन थोड़ी देर पहले समझाया था, कोई भी लाइफ लेस थिंग्स होती है ना उसको सजीव बना के, जैसे कि द मून स्प्रेड हिज, क्या करेगा? साइनिंग, अपनी साइनिंग बिखेरता है। तो मून को क्या किया गया? एक ह्यूमन बीइंग के रूप में चित्रण किया गया, एक सजीव के रूप में चित्रण किया जाए तो उसको अपन बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। और एलिट्रेशन अभी बताया है, इसमें तो जी और इसमें जी, जी जी दो बार आ गया है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन कंटेन ए सिमिली। तो सिमिली जो है वो कौन सी लाइन में है? तो सिमिली जो है आप ध्यान रखना, सिमिली आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सिमिली वो जो है वो उसमें लाइक और एजेज आएगा। तो आप देखोगे कि तो 14 और 15 वाली लाइन है ना उसमें ये वाली सिमिली है वो है, क्योंकि उसका कंपैरिजन उससे किया गया है। अब देखिए आगे, राइम स्कीम ऑफ द लास्ट 4 लाइन्स। राइम स्कीम करनी है आपको, लास्ट की जो 4 लाइन है ना उसकी राइम स्कीम करनी है। तो देखो आपको राइमिंग स्कीम सिखाता हूँ कैसे आपको करना है। यहाँ पे ये 4 लाइन है अपने पास में, ठीक है। यहाँ से हैं 4 लाइन अपनी, जिसमें आपको बताया ना कि सिमिली जो है ना वो इसमें है। देखो ये लाइक शब्द है, ठीक है। तो इसमें ये वाली जो 4 लाइन है इसकी राइमिंग स्कीम पूछी। तो राइमिंग स्कीम का मतलब क्या हो गया? राइमिंग स्कीम जो ये होती है कि लास्ट में आपको ये देखना है कि कौन सा साउंड है वो किससे मिल रहा है। तो यहाँ पे पास्ट, लास्ट, अवे, ग्रे, यानी कि ये इसका इससे मिल रहा है और इसका इससे मिल रहा है। तो आप जो मिल रहा है ना उसको ए दे दो, समझ रहे होगे मेरी बात को? यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे एक साउंड जो दूसरे साउंड से मिल रहा है उसको एक दे दो, यानी कि पास्ट ए, ठीक है ना। फिर ये भी ए, फिर ये आ गया बी, ये इसमें मिल रहा है तो ये आ गया बी, यानी कि ए बी। समझे क्या? अपने शेक्सपियन सोनेट जब पढ़ी होंगी तो उसकी जो राइमिंग स्कीम होती है, ठीक है ना। पेट्रार्कन सोनेट पढ़ी है, उसकी जो राइमिंग स्कीम होती है। तो यहाँ पे इनकी जो राइमिंग जो स्कीम है, जो राइमिंग स्कीम जो है वो कौन सा हो गया? ए बी। देखो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है भाई हम कैसे दें। कैसे देने का मतलब क्या हो गया? आप कोई भी एक साउंड है उसका ए ले लो, मान लो, ठीक है। जैसे कि आप मैथ्स में मानते हो ना, माना कि वह संख्या एक्स है, वैसे ही माना कि वह साउंड क्या है? ए है, ठीक है। फिर दूसरा साउंड माना कि वह बी है। तीसरा साउंड जो है वो इसमें मिलेगा तो क्या हो गया? ए हो गया। इसमें मिलेगा तो वह क्या हो गया? बी हो गया। और तीसरा ही आ गया, मानी ए भी नहीं है बी भी नहीं है सी है मानो, तो फिर क्या हो गया? ए बी सी, ये भी हो सकता है, ध्यान रख लोगे ना।
तो उसमें लास्ट पास्ट यानी कि ए इसमें मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया उसका ए बी। ठीक है भाई, इस तरह से ये आपका क्या हो गया, लिटरेचर का पार्ट हो गया। अब आपका आता है ग्रामेटिकल पोर्शन आता है। मे होता है ना, मे मॉडल हमेशा क्या एक्सप्रेस करता है, तो इसके अंदर अपन देखते हैं एबिलिटी कैन शो करता है, प्रोहिबिशन मस्ट नोट करता है, एडवाइस शुड करता है, पॉसिबिलिटी करता है हमें। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, उसके बाद में यू मस्ट नॉट पार्क, तो मस्ट नॉट जो है वो क्या एक्सप्रेस करता है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब निषेध, कोई भी चीज़ की यू मस्ट नॉट पार्क इसका मतलब मनाही है। ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट्स गो थ्रू जो है ना, गो थ्रू ये एक फ्रेजल वर्ब है। इट मीन्स होता है पास हो जाना, सक्सेसफुली कोई भी चीज़ को टेक ओवर कर लेना, सक्सेसफुली वहाँ से निकल जाना, तो इसका मतलब क्या हो गया, पास्ड, पास हो गया। बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है इसमें, तो ये पास्ड हो जाना। शेक्सपियरियन सोनेट यूजुअली कंटेंस, तो देखिए मैं एक पर शेक्सपियर की वो बोलूँगा उसमें। शेक्सपियरियन सोनेट डिवाइडेड इनटू जो है 3 स्टेंजा और 4 लाइन ईच, यानी कि 4-3 सोनेट हमेशा 14 लाइन की होती है, तो 3 स्टेंजा में डिवाइडेड होगा और एक कपलेट, कपलेट का मतलब 2। ठीक है, अब देखते हैं इनका आंसर किस में आ गया। देखिए 3 कपलेट तो ये तो नहीं है, यानी कि 7 कपलेट भी नहीं है, 4 स्टेंजा, स्टेंजा 4 हैं नहीं, स्टेंजा 3 है, 3 स्टेंजा एंड एक कपलेट, आंसर ही आ जाएगा भाई। देखिए शेक्सपियरियन सोनेट जो होती है ये बेटा रट लो ढंग से, 100% यही चीज़ें आनी है। ठीक है, पेपर में देखिए शेक्सपियरियन सोनेट यूजुअली कंटेंस, यहाँ पे शेक्सपियर की जो डेफिनेशन होती है ना वो क्या होती है कि शेक्सपियरियन सोनेट डिवाइडेड इनटू 3 स्टेंजा ऑफ 4 लाइन ईच एंड 1 कपलेट। सोनेट हमेशा 14 लाइन की होती है। एक कर्टल सोनेट होती है जिसको बोलते हैं 8.5 लाइन की होती है वो है, ठीक है, जिसको कर्टल सोनेट बोलेंगे। पेट्रार्कन सोनेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ऑक्टेव में 8 लाइन, सेस्टेट में 7 लाइन, ये ध्यान रख लोगे ना। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि जो पेट्रागन सोनेट है ना वो कितनी उसमें यूजुअली कंटेंट होते हैं, कंटेंट्स होता है वो, तो क्या हो जाएगा उसमें 2 स्टेंजा होंगे, 4 8 और 7 कितना डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ऑक्टेव, ऑक्टेव 8 का, सेस्टेट 7 का, तो कितने हो गया सेस्टेट सॉरी 6 का, 8 6 14, ऑक्टेव 8 लाइन, सेस्टेट 6 लाइन, 8 6 और 14 यानी कि सारी सारी 14 होंगे उसमें लाइन। तो शेक्सपियर हमेशा क्या होगा 3 स्टेंजा और एक कपलेट, कपलेट का मतलब कपल, कपल का मतलब 2 चीज़ों का जोड़ा, तो 2 लाइनों को जोड़े को क्या बोलेंगे, कपल, कपलेट बोलेंगे, और 3 स्टेंजा और 4 लाइन, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में एलेजी यूजुअली गिव्स एक्सप्रेशन टू ए, एलेजी हमेशा क्या करती है, हमेशा कोई भी आदमी जो मरा हुआ है उसके ऊपर जो गाया जाने वाला गीत होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, एलेजी बोलेंगे उसको। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एलेजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंस ऑफ लॉस, सेंस ऑफ लॉस। एलेजी हमेशा किसी भी मृत्यु के ऊपर, डियर एंड नियर के ऊपर गाया जाने वाला गीत। द नंबर ऑफ प्योर वोवल साउंड डिप्थोंग, देखो डिप्थोंग होंगे, डिप्थोंग, मोनोप्थोंग, डिप्थोंग, जो फोनेटिक्स होते हैं ना, फोनेटिक्स वो साउंड्स पे डिपेंड करते हैं। तो साउंड होंगे वो 2 भागों में डिवाइडेड होते हैं, यानी कि 44 साउंड होंगे। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना आप, देखो ध्यान समझना। वैसे मैं आपका मेरा इसमें वीडियो है, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, उसमें आप लोग देख सकते हो। मोनोप्थोंग, डिप्थोंग, ये छोटी छोटी चीज़ें यार, इनको ढंग से आप लोग इजीली वे में आप इनको तैयार कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। इंग्लिश जिसके है तो आई मीन कि वह तो कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके, बट जिसकी इंग्लिश नहीं है, जिसने लैंग्वेज अपनी इंग्लिश ले रखी है, तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें है ना बहुत ही हेल्पफुल है। आराम से वो एक एक क्वेश्चन जो है ना वो बहुत मायने रखता है। तो देखो आपको मैंने समझा रखा है कि साउंड 44 होते हैं। 44 साउंड को कितने भागों में डिवाइड किया है, 2 भागों में। पहला क्या आ गया, मोनोप्थोंग, मोनोप्थोंग का मतलब सिंगल, जैसे कि ए, ठीक है ना, आ, उसके बाद में ई, ठीक है, उसके बाद में बड़ा ई, तो ये चीज़ें जो है ना ये मोनोप्थोंग होंगे। ठीक है, और ये जो है डिप्थोंग क्या होंगे, डबल साउंड वाले। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ प्योर वोवल, प्योर वोवल जो हैं वो कितने हैं, 12 और 8 का इसमें सिस्टम है भाई, देख लो। अब 12 और 8 प्योर वोवल तो कितने होंगे, 12, ठीक है, और डिप्थोंग कितने होंगे, 8, ये हैं मेरे हिसाब से। आप लोग अच्छे से देख लेना, 76 जो क्वेश्चन है
उसके अंदर हमारा आंसर है सी। और 100% वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उसको ढंग से देखना। मैंने फोनेटिक्स जो है ना वो अच्छे से तैयार करवाए हैं आपको, और प्लीज़ उसको देखना अच्छे से। द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड यस, यस का ये जो है ट्रांसक्रिप्ट एज, तो यस में ये जो होता है ना, ये का ये साउंड है, ये का, ये ध्यान रखो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 77 का डी आंसर हो जाएगा। 77 का डी आंसर हो जाएगा जे। आप देखना बहुत मजा आएगा वास्तव में। आपको जो है ना वीडियो आप देखोगे तो उसके लिए आप इसमें अच्छे से आप तैयार कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ब्लू, अब इसने ट्रांसक्रिप्शन पूछा है ब्लू का, तो ब्लू में इसने सिर्फ और सिर्फ ये पूछा ब्लू। ऊ जो है ना, ऊ की बड़ी मात्रा, ऊ की बड़ी मात्रा आएगी तो बड़ी के लिए हमेशा ऊ की ये होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में पिक आउट द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड टेक। जो टेक है, टेक, उसका आपको ट्रांसक्रिप्शन पूछा है इसने, तो टेक का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? टेक बोलते हैं इसको, टेक, ठीक है ना। टेक बोलेंगे तो टेक बोलेंगे तो देखिए टे का तो टी हो गया, ठीक है ना। ए का मतलब ए ओ ई, फिर कै का के, इसका मतलब कौन सा हुआ भाई? यहाँ पे ए ये वाला हो गया, बी हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। नो, ये जो होता है एटी का, इसमें कह रहा है कि KNOW, KNOW का क्या होगा? नौ होता है, नो नहीं होता है, नौ होता है, नौ, ठीक है। ये चीज़ें आई हुई हैं और ये फिर से भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो नौ वाला ये हो गया इसका, तो औ न उ ये है, ठीक है। चलिए अब मेथड्स के क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करते हैं। मेथड्स जो है इंग्लिश इन इंडिया टुडे नीड्स टू बी टॉट। इंग्लिश जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमेशा ध्यान रखो, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, कम्युनिकेट करते हैं बस, सीधा सा इसका आंसर यही है। आप इंग्लिश इज ए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड्स टू बी। हमेशा कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है वो क्या सेंटर्ड होती है भाई? टीचर सेंटर्ड, लेक्चर सेंटर्ड, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं, हमेशा लर्नर सेंटर्ड होती हैं। आप कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ना तो हमेशा लर्नर मतलब सीखने वालों को ध्यान में रख के कोई चीज़ की जाती है, समझ रहे हो ना। लैंग्वेज जब भी पढ़ाएंगे, कुछ भी चीज़ पढ़ाएंगे तो वो लर्नर को ध्यान में रख के पढ़ाएंगे, बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाएंगे, अपन सीखने वाले को ध्यान में रख के पढ़ाएंगे, बाकी चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 83 कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है, कम्युनिकेटिव जो लैंग्वेज है वो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा क्या करती है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो स्ट्रेस डालती है, किस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस डालती है? देखो इसमें कह रहा है कि कम्युनिकेट का मतलब क्या हुआ? पहले तो कि किसी से कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, तो ये हमेशा जो ये लैंग्वेज है, ये वो कम्युनिकेशन जो है और लैंग्वेज अपन बोलेंगे, देखो कम्युनिकेटिव जो है ना वो इसका मतलब क्या हुआ कि बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। तो ये हमेशा किस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस डालती है? द इंटर डिपेंडेंस ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, भाषा और जो कम्युनिकेशन होता है जिसको अपन बोलेंगे संचार, जिसको अपन बोलेंगे, तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ही क्या करती है? स्ट्रेस डालती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है कि द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में जो इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो क्या है? तो कम्युनिकेटिव की जहाँ बात आए, उसका मतलब मैंने क्या बताया आपको, आप कम्युनिकेट कब करोगे? जब आपके पास में मीनिंग अच्छे होंगे। अच्छी कम्युनिकेटिव आप कब करोगे? जब मीनिंग होंगे आपके पास अच्छे अच्छे, जो वर्ड पावर जिसको अपन बोलेंगे, आपके पास में अच्छे अच्छे विचार आइडियाज होंगे, तभी तो बोल पाओगे। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीनिंग। ए लैंग्वेज लर्नर मेक्स एरर, हमेशा एक जो लैंग्वेज सीखने वाला जो एरर करेगा, कैसे करेगा? जब उसको क्या है पार्शियल नॉलेज होगा, यानी कि अधूरा ज्ञान होगा भाषा का। भाई आप कब गलती करोगे? जब आपको कंप्लीट नॉलेज होगा तब करोगे क्या? या फिर इंजॉय लेने के लिए गलती करोगे, या फिर टीचर आपको परमिट करेगा तब गलती करोगे? तीनों ही नहीं है ना, गलत है ना तीनों कितनों। भाई ये तो एक सिंपल सा आदमी कर सकता है ना, कि हमेशा एक भाषा को सीखने वाला गलती करता है, क्योंकि अक्वायर्ड मतलब उसके पास में पार्शियल नॉलेज, थोड़ा बहुत ज्ञान है, अध जल गगरी छल कट जाए वो वाला ना। तो इसके अंदर ये हो गया कि थोड़ा जो ज्ञान है वो ही गलती करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ आ रहा है बेटा?
कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लैंग्वेज टेस्ट आर डिजाइन टू मेक श्योर। लैंग्वेज टेस्ट, आपकी जो लैंग्वेज है उसका टेस्ट मतलब आपसे लेंगे, तो क्या करने के लिए लेंगे, लर्नर के जो जो नॉलेज है ना उसको भाई टेस्ट कब लेंगे लैंग्वेज का, आपका नॉलेज को चेक करने के लिए। तो सीधा सा ये इसमें क्या आना चाहिए, देखो जो लर्नर होता है उसको लाइकिंग, तो ये लाइकिंग तो वैसे ही वर्ड ही नहीं आता। टीचर का नॉलेज चेक करने के लिए नहीं लेते, लर्नर का एटीट्यूड, देखो इनमें सारी सारी ये गलत है। सिर्फ सीधा है लर्नर्स नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज के प्रति सीखने वाले का जो नॉलेज कितना है उससे आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। वन ऑफ द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन, देखो इवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया, मूल्यांकन जो है ना, मूल्यांकन का मकसद क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। देखो असेसमेंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का करते हैं क्या असेसमेंट, टेक्स्ट का तो लेंगे, लर्नर का लेते हैं। प्रिपेयरिंग ए लिस्ट ऑफ लर्नर्स नीड्स, तो ये भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स अटेनमेंट, देखो आप जब भी इनको अच्छे ढंग से रुचि लेके पढ़ोगे ना आप आराम से कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे पर्पज जो होता है किसका, लर्नर जो होता है, लर्नर का मतलब कौन होता है, सीखने वाला। जैसे कि आप भी सीखने वाले हो, मैं भी सीखने वाला हूँ, और मेरा कोई मूल्यांकन करेगा कोई भी, तो मेरा मूल्यांकन करेगा तो ये करेगा कि भाई मैंने क्या सीखा, उसी का तो मूल्यांकन होगा। तो असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स अटेनमेंट, अटेनमेंट का मतलब उसकी प्राप्ति, जो उसने कितना ज्ञान लिया है, सीखने वाले ने कितना ज्ञान लिया है उसका टेस्ट जो है ना, उसका टेस्ट करना वही एक मूल्यांकन का पर्पज है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वापस आपकी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कैसे होने चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल रिड्यूस करते हैं क्या सब्जेक्टिविटी इन इवेल्यूएशन, भाई किसी भी सब्जेक्ट में मूल्यांकन को कम करते हैं क्या, बताओ। दूसरा देखो, पहले एक बार देखते हैं, इसको देख लेते हैं। इंक्रीज सब्जेक्टिविटी इन इवेल्यूएशन, मूल्यांकन में सब्जेक्ट को बढ़ाते हैं क्या। अलाउ ऐसे टाइप आंसर, अलाउ स्टूडेंट्स चूज मल्टीपल, हमेशा ध्यान रखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ना वो सब्जेक्ट का मूल्यांकन को घटाएंगे, मतलब हमेशा ध्यान रखना। मतलब आप का जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, मान लो कोई लेसन है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए तो इसको छोड़ दिया, अगले के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए, तो इस तरह से क्या है ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस सब्जेक्टिविटी इन इवैल्यूएशन, जो विषय वस्तु जो है ना उसमें क्या करेंगे मूल्यांकन में उसकी कमी करेंगे, यानी कि भाई यहाँ तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट कह रहा है 89 का, 89 में ए रिकॉल टाइप, तो रिकॉल का मतलब देखो आप वर्ड से देखो, रिकॉल, रिकॉल का मतलब पुनस्मरण करना, क्या करना, स्मरण करना। तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ का रिकॉल करते हो तो ये किस प्रकार का टेस्ट है, भाई आपकी मेमोरी का टेस्ट है, तो सीधी सी बात है, इमेजिनेशन का नहीं है, स्पीड का नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का नहीं है, मेमोरी का। रिकॉल का मतलब मेमोरी को वापस, यादाश्त को वापस कर लेना, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसका टेस्ट का मतलब हो गया कि मेमोरी को वापस देखना कि भाई इसकी मेमोरी कैसी है, इसका चेक करना है इसका, ठीक है। दूसरा आता है द पर्पज ऑफ रेमेडिकल टीचिंग, जो रेमेडिकल टीचिंग है, जो उपचारात्मक शिक्षण है, उसका उद्देश्य क्या होता है, सीधा सिंपल सा ही है। उसका जो आप कोई भी जो उपचारात्मक शिक्षण है उसका टेस्ट लेते हो उसका, तो उसका देखिए टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम नॉट प्रॉपरली लर्नड, मतलब रेमेडिकल टीचिंग। देखिए आप स्कूलों के अंदर जो है कोई भी बच्चा 8वीं पास करके आएगा या 9th पास करके आएगा या 6ठी पास करके आएगा, 5वीं पास करके आएगा, तो उनका एक रेमेडिकल टीचिंग चलता है गवर्नमेंट स्कूलों में, उपचारात्मक शिक्षण चलता है। तो उपचारात्मक शिक्षण का मतलब ये है कि जो उन्होंने सीखा और जो अधूरा ज्ञान रह गया उसका उपचार करना, डायग्नोसिस करना, उसका मतलब बच्चों को सिखाना। अब होता किस लेवल पे आई डोंट नो, बट सीधा सिंपल सा है, रेमेडिकल टीचिंग उसी को बोलेंगे, उपचारात्मक शिक्षण ये बोलेंगे गवर्नमेंट स्कूलों में। और अलग अलग जैसे कि ग्रुप बना के उनको दे रखे हैं, टीचर्स को अलग से वो दे रखा है कि इसमें एक्स्ट्रा पीरियड में आपको क्या करना है, समझाना है, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या है, टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्नड, जो अच्छे से नहीं सीखे गए हैं उनको वापस सीखना या वापस उनको पढ़ाना, ये इसका पर्पज है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ में आया क्या आपको, आई होप कि आपको समझ आया होगा। और इस तरह से आपके जो एग्ज़ाम तक मैं कुछ ना कुछ आपके लिए नई चीज़ें लेके आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।